नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के खास इंतजाम, यातायात को दुरुस्त करने के लिए ड्रोन से होगी निगरानी। ठीक 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को यूपी की राजधानी लखनऊ में बने अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एकाना से योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आगाज हो जाएगा। 25 मार्च को भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। नेताओं की आवाजाही के बीच प्रभावित रहने वाले यातायात को दुरुस्त रखने के लिए यूपी पुलिस की ओर से खास रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत अन्य जिलों के 350 यातायात पुलिस कर्मियों को भी एकाना के आसपास राजधानी के प्रमुख चौराहों व मार्गों पर तैनात किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शहर का यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए प्रदेश में लखनऊ के अलावा अन्य जिलों से बुलाए गए 350 अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, समारोह स्थल से लेकर अन्य मार्गों पर यातायात व्यवस्थित रहे, इसके लिए एक टीम ड्रोन कैमरे के लिए भीड़भाड़ वाले चौराहों व अन्य प्रमुख स्थलों पर निगरानी करेगी। इस बार भी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए योगी सरकार देगी 1100 रुपए। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,75,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में ही इस बार भी जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग खरीदने के लिए धनराशि शासन से हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन अब की बार उन्हीं अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए हस्तांतरित होंगे जिन्होंने सन 2021-22 में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और बैग खरीदा था। स्कूलों में पंजीकृत छात्रों का डाटा प्रेरणा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके आधार कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नामांकन किट्स के माध्यम से या कहीं अन्य जगह से बनवाया जाएगा। आधार का प्रमाणीकरण प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। सन 2021-22 के सन में करीब 20,000 से अधिक अभिभावक ऐसे थे जिन्होंने यूनिफॉर्म का पैसा आने के बाद भी नहीं खरीदी, जबकि 2021-22 सन में अभिभावकों की बैठक बुलाकर यूनिफॉर्म व अन्य सामान खाते में आई धनराशि से खरीदने को कहा था। प्रधानाध्यापकों से ऐसे छात्रों के अभिभावकों की सूची तैयार कराई जाएगी। ये धनराशि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के अभिभावकों के खातों में जाएगी। कोरोना काल में वर्तमान सन के दौरान सीधे खाते में भेजने का निर्णय लिया गया था। इस बार भी सीधे खाते में ये धनराशि भेजी जाएगी। यूपी में अप्रैल से 10% से ज्यादा महंगे हो जाएंगे कपड़े। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने से सभी तरह के कपड़े 10% महंगे हो जाएंगे। इसमें कॉटन, लिनेन, महंगे लग्जरी कपड़े समेत विभिन्न प्रकार के वस्त्र शामिल हैं। कपड़ों के दाम में इस तेजी के पीछे यार्न और कपड़ों में प्रयोग होने वाले केमिकल की बड़ी कीमतों को बताया जा रहा है। कपड़ा व्यापारियों के मुताबिक दूसरे राज्यों से मंगाए जाने वाले कपड़ों की नई बुकिंग की 10% कीमत बढ़ाकर की जा रही है। वस्त्र व्यापारी बताते हैं कि यार्न को प्रोसेस कर उससे कपड़े बनाने वाले प्रोसेसिंग हाउस तक महंगे हो गए हैं। कीमत बढ़ने से कपड़ों की फिनिशिंग समेत कई काम महंगे हो जाएंगे। उनका कहना है कि करीब 3 माह पहले यार्न महंगा होने की वजह से कपड़ों के रेट में तेजी आई है। अब अप्रैल महीने में एक बार फिर से 10% से ज्यादा दाम चढ़ने वाले हैं। ऐसे में कपड़ा लगातार महंगा होता जा रहा है। कानपुर में डेंगू के 4 केस मिले। सीएमओ बोले पैथोलॉजी को रोज रिपोर्ट भेजनी होगी, लापरवाहों पर होगी कार्यवाही। शहर में जहां एक तरफ डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। शहर में अब तक 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के हिसाब से ये डेंगू नहीं बल्कि वायरस है। शहर में जहां जहां पिछली बार डेंगू और जीका वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा था, वहां एक बार फिर से मच्छरों ने लोगों को परेशान कर रखा है। जगहों पर ना तो फॉगिंग करवा रहे हैं और ना ही एंटी लार्वा छिड़काव करवा रहे हैं। मंगलवार देर रात तक लाल बंगला इलाके के 3 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल चकेरी थाना क्षेत्र में कई ग्रामीण इलाके पड़ते हैं, जहां पिछली बार डेंगू और जीका वायरस के कई मरीज पाए गए थे। इन इलाकों की तरफ प्रशासन ना तो फॉगिंग करवा रहा है और ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव। इन इलाकों में कई बड़े तालाब भी हैं, जिसकी वजह से पिछली बार डेंगू और जीका का प्रकोप बढ़ा था। डेंगू से शहर में अब तक 1 मौत हो चुकी है। ये मौत ग्रामीण इलाके में पड़ने वाले पतारा गांव की रहने वाली 8 साल की बच्ची की थी। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात के बीच मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। इस सफलता
किसानों, बुनकरों, MSMI निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूँ। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ट्वीट में यह भी बताया गया है कि सरकार ने अपने तय समय सीमा से 9 दिन पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने हर दिन औसतन करीब $1 अरब का माल निर्यात किया, यानी हर दिन करीब $46 मिलियन का माल एक दूसरे देशों को भेजा गया। अगर महीने की बात करें तो ये औसतन $33 अरब प्रति माह बैठता है। 20 VIP शौचालय, 400 कर्मचारी उठाएंगे कूड़ा, 6000 स्टेट गेस्ट के लिए 5000 कमरे बुक। एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को नगर विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने स्टेडियम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था को 24 मार्च की शाम तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्टेडियम में 80 टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इनमें 16 टॉयलेट VIP के लिए चिन्हित किए गए हैं। स्टेडियम के सफाई के लिए 400 कर्मचारी लगाए गए हैं। 27,000 कुर्सियां लगेगी। स्टेडियम को 10 हिस्सों में बांटकर 27,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। हर ब्लॉक के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संभालेंगे। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि स्टेडियम में 27 मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी कान्हा स्टेडियम परिसर में हेलीपैड बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह बोले, रफ्तार से चलेगी योगी की विकास की ट्रेन, यूपी को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाएंगे। सरोजनी नगर से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने SS पब्लिक कॉलेज में विधायकों के सम्मान में आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया है। आपको बता दें, उन्होंने जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। माफिया अपराधी जेल में है। उन्होंने यूपी को अगले 5 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदेश बनाने की बात कहा। सांसद कौशल किशोर का चुनाव में सहयोग एवं आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में आयोजकों को संबोधित करते हुए कहा कि योगी जी की विकास की ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। यूपी को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाएंगे। नवनिर्वाचित विधायक ने बताया कि यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत लाए गए करीब 23,000 बच्चों में से 34 बच्चे सरोजनी नगर के वे थे, जिनके आने से माता पिता के चेहरे खिल उठे। ये सब मजबूत सरकार बनने व आपके वोट के कारण संभव हुआ। यूपी विधान परिषद चुनाव में 2 सपा उम्मीदवारों की पर्चे खारिज, बीजेपी को मिलेगा फायदा। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निर्वाचन में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन निरस्त हो गया है। वहीं सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल की एक उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस कारण संबंधित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं इस संबंध में अधिकारियों ने बताया है कि जांच प्रक्रिया के दौरान एक निर्दलीय के अलावा सपा उम्मीदवार उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन पत्र पर ही खारिज कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि तीनों के नामांकन पत्र में कुछ खामियां थी और निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने उन्हें खारिज कर दिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मथुरा, एटा, मैनपुरी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से उदयवीर सिंह और राकेश यादव को मैदान में उतारा था। उनके नामांकन रद्द होने से दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय समिति ने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की प्रशंसा। खाद्य सब्सिडी खर्च को और घटाने की वकालत की। संसद की एक समिति ने खाद्य सब्सिडी खर्च में कटौती के सरकार के प्रयासों की सराहना की है, लेकिन कहा है कि यह अब भी बहुत अधिक है और इसमें आगे कमी किए जाने की गुंजाइश है। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मंगलवार को लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति मानती है कि खाद्य सब्सिडी के संबंध में धन का आवंटन वर्ष 2021-22 के दौरान 2,90,573.11 करोड़ रुपए था, लेकिन 11 फरवरी 2022 तक वास्तविक खर्च 2,20,445.61 करोड़ रुपए ही है, जो आवंटन का मात्र 76% है। इसमें कहा गया है कि हालांकि समिति वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य सब्सिडी पर खर्च को कम करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करती है। हालांकि समिति का मानना है कि ये खर्च अब भी बहुत अधिक है और इसमें कमी किए जाने की गुंजाइश है। वैज्ञानिकों ने पहली बार वैक्सीन से किया कोरोना का इलाज। फाइजर के टीके की 2 खुराक ने संक्रमण पर पाया काबू। दुनिया में पहली बार कोविड-19 रोधी टीके से संक्रमण के इलाज का दावा किया गया है।
वेल्स के कैंट्रिफ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया है कि संक्रमित को फाइजर की कुल 2 खुराकें दी गई हैं, जिससे 72 दिनों में वही कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गया है। मेडिकल जर्नल ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित केस रिपोर्ट में बताया गया है कि वेल्स के पोंटीप्रिड निवासी इयान लेस्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि दिसंबर 2020 में की गई थी। 27 वर्षीय इयान को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 8 महीने का वक्त लगा। अगस्त 2021 में उसे कोरोना से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया। इस दौरान वह सीने में जकड़न, सिरदर्द और अत्यधिक थकान से पीड़ित थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि इयान जन्म से दुर्लभ आनुवंशिक प्रतीक्षा विहीनता की बीमारी से पीड़ित है। ऐसे लोग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ये रक्त के थक्के बनने से भी रोकता है। लेस्टर का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉक्टर मार्क पोसफोर्ड ने इयान के अंतिम कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के समय को बहुत ही आश्चर्यजनक क्षण बताया है। तो ये थे दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।